गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का मेरा ये टॉपिक भारत में कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये जो हमारी बीए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर की जो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया वाली जो बुक है उसमें हमें काम आएगा। और इसमें हम भारत में जो कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है और यहाँ की लगभग 6.5% जनसंख्या आज भी जनजातीय जनसंख्या है और भारत का लगभग 65% पॉपुलेशन अभी भी गांव में निवास करती है और ये वे गांव में ही रहते हैं और ग्रामीण जो जीवन है उस जीवन शैली का निर्वाह करते हैं। जब हम कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं तो कमज़ोर वर्ग में जनरली अनुसूचित कमज़ोर वर्ग में सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है किसको शामिल किया जाए। तो कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं तथा विकलांग एवं कुछ अन्य श्रेणियों को भी इसके अंतर्गत, अन्य जो पिछड़ी जातियां इत्यादि हैं इनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो जो परिभाषा है वो परिभाषा कुछ जो निश्चित जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल करती है। और यदि एक सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो जनजाति निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाला एक अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसके कार्यों में हमें विशेषीकरण देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस परिभाषा के आधार पर यदि हम इसकी विशेषताएं देखने की कोशिश करें तो हमें इसमें निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर वास, जो कि जनरली जो सामान्य जो नगरीय परिवेश है या ग्रामीण परिवेश है उससे कहीं ना कहीं दूर ये लोग निवास करते हैं। इनका एक सामान्य नाम होता है, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा और संस्कृति को ये फॉलो करते हैं, अंतर्विवाही होते हैं, अपने ही समूह में विवाह करते हैं और यांत्रिक एकता से संचालित होते हैं, यानी कि ये मिलजुल करके कार्य करते हैं। सरल प्रकार की जीवन शैली इनकी देखने के लिए मिलती है और दमनकारी कानून, तो जो आँख के बदले आँख और बहुत ही कठोर प्रकार के जो दंड हैं उस प्रकार के दंडों से ये व्यवस्था संचालित होती है। भारतीय संविधान के द्वारा अनेक प्रावधान इनके संरक्षण के लिए किए गए। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और उसके बाद में 1950 में हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारा लागू हुआ। तो जो भारत की अनुसूचित जातियां थी, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि के लिए तथा अल्पसंख्यक इत्यादि के लिए अनेक प्रकार के संवैधानिक प्रावधान संविधान में किए गए, जिसमें जो मुख्य जो संविधान का भाग 10 और संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इससे संबंधित है। संविधान के अनेक अनुच्छेद हैं जो कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 244, 244A, 342I, अनुच्छेद 330, 332, 335, 338, 339 इनकी बात करते हैं। आर्टिकल 46 में कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 15(4) और अनुच्छेद 16(4) का इससे संबंधित हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं बताऊं तो अनुच्छेद 244 जो है वो बात करता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार का होगा, जिसमें इन्होंने असम, मेघालय, त्रिपुरा और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो भी नियम लागू होंगे उनके बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 244A बात करता है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करने का प्रावधान इसके माध्यम से किया गया है। 342I बात करता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा
जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को निर्दिष्ट कर सकेंगे जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 335 के अनुसार सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्माण की बात की गई है और इस आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 5 सदस्य इसके रहेंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। 15(4) आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15(4) यह अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 16(4) का इस के तहत किसी राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य की अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों की पदोन्नति या प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने के अधिकार की बात करता है। कुछ विशेष प्रावधान भी अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 275 आई के अंतर्गत अनुदान की बात की गई है। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रबंधन के स्तर को बढ़ाकर राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान करने के लिए एक सुनिश्चित विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 21 जनजातीय उपयोजनाओं और जनजातीय बहुल 4 राज्यों को अनुदान देता है। इसी प्रकार जनजातीय शोध संस्थान की बात की गई है। राजस्थान में भी उदयपुर में इस तरह का शोध संस्थान है। राज्य सरकारों को योजना बनाने की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने, आंकड़े एकत्रित करने और संबद्ध राज्यों में रहने वाली जनजातियों से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने जैसे कार्यों में ये लगे हुए हैं। इस प्रकार के शोध संस्थान और जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की बात की गई है, जिसके माध्यम से आश्रम विद्यालय की स्थापना और यह केंद्र सरकार द्वारा 1991 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण के अनुकूल वातावरण वाले आवासीय स्कूलों की सुविधाओं का विस्तार करना है। इसी प्रकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की गई है और विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक प्रशिक्षण हैं उसको उपलब्ध करवाने के लिए इनका उद्देश्य यह है कि जनजातीय युवाओं को कौशल का विकास किया जाए ताकि वे नई जो रोजगार हैं उन रोजगारों का लाभ उठा सकें, रोजगारों में प्रवृत्त हो सकें। इसी प्रकार से फेलोशिप की बात की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यह योजना 2005-2006 से शुरू की गई और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी जैसे हायर स्टडीज़ के लिए फेलोशिप ये प्रदान करते हैं। और इसके अलावा वित्त विकास निगम की बात की गई, जिसका गठन अप्रैल 2001 में किया गया और यह अनुसूचित जनजातियों को रियायती दर पर वित्तीय सहायताएं उपलब्ध करवाते हैं। ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसमें कि जो अनुसूचित जनजातियों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज वही लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में
तो ये वीडियो मैंने इसमें शेयर किया है। इसके साथ ही मैंने एक ये समाज व्यवस्था का जो मॉडल हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं कहीं कहीं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो एक समाज व्यवस्था का मॉडल बनाया गया था, जिसमें चारों जो वर्ग हैं, चारों जो वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए और बहुत लंबे समय तक ये जो एक सामाजिक सांस्कृतिक शोषण का आधार ये बना रहा ये मॉडल। तो ये मैंने शामिल किया है अध्ययन में। और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग बनाए गए जिनका कि यहाँ उल्लेख किया है। 1959 में विशेष बहुउद्देशीय जनजाति खंड समिति का गठन किया गया। वेरियर एल्विन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1960 में देबर आयोग का गठन किया गया, जिसको अनुसूचित UN देबर इसके अध्यक्ष थे। 1968 में AC दास की अध्यक्षता में ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय संसदीय दल का गठन किया गया था। और 1959 में ये विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय खंड समिति बनाई गई थी वेरियर एल्विन के द्वारा। और 1971 में ऋण उन्मूलन एवं भूमि वापसी अध्ययन दल PS अंजू के अध्यक्षता में बनाया गया था। 1978 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था। और 1978 में राष्ट्रीय एक समिति बनाई गई थी पिछड़े वर्गों के विकास हेतु, जिसकी अध्यक्षता B शिवारमन के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान जो अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड हैं। और इससे आगे का जो अनुसूचित जाति, महिलाएं और विकलांगों से संबंधित जो बात है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।